हेलो दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है काइनेटिक ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ड्रग। तो इसमें हम देखते हैं कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। अब देखते हैं दवा के निष्कासन या एलिमिनेशन की गति को हम सिंपल भाषा में समझते हैं। यह फार्माकोकाइनेटिक्स का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो बताता है कि शरीर दवा को कैसे हटाता है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म प्लस एक्सक्रीशन के जरिए, वो तो पता ही। अब इससे हमें सही डोज का पता चलता है और कितनी बार देनी है दवा, और व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार बदलाव कैसे करना है यह तय करने में मदद मिलती है इसे। अब इसके तीन मुख्य पैरामीटर हैं, तीन बेसिक चीजें समझना जरूरी है। पहली, बायो अवेलेबिलिटी, यानी दवा का कितना हिस्सा शरीर में सक्रिय रूप से पहुंचता है, जैसे मुंह से ली गई दवा का कितना ब्लड में जाता है। दूसरा, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी दवा शरीर में कितने वॉल्यूम में फैलती है, खून में, टिश्यूज में, तो ये तो बता ही चुके हैं पहले। आप देखते हैं क्लियरेंस, यानी शरीर दवा को कितनी तेजी से साफ करता है। तो क्लियरेंस क्लियरेंस इक्वल टू रेट ऑफ एलिमिनेशन अपॉन प्लाज्मा कंसेंट्रेशन। यह क्लियरेंस ही दवा को हटाने की क्षमता बताता है, जैसे क्रिएटिनिन क्लियरेंस किडनी की जांच में होता है वैसे ही। अब इसको आप फिगर से देख सकते हैं। आप देखते हैं काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन। तो इसमें पहली है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, तो ये ज्यादातर दवाओं में लागू होती है। एलिमिनेशन की दर की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन के सीधे अनुपात में होती है, मतलब कि जितनी ज्यादा दवा ब्लड में उतनी ही तेजी से हटती है। क्लियरेंस स्थिर रहता है, हर यूनिट में दवा का एक निश्चित प्रतिशत हटता है। थेरेप्यूटिक डोज में एंजाइम ट्रांसपोर्टर सैचुरेट नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं ज्यादा दवाएं जैसे पेनिसिलिन आदि। अब देखो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, तो इसमें कुछ दवाओं में जब डोज ज्यादा हो, अब इसमें एलिमिनेशन की दर स्थिर रहती है, कंसंट्रेट पर निर्भर नहीं करती है। हर यूनिट में एक निश्चित मात्रा अमाउंट होती है, जैसे 10 मिलीग्राम प्रति घंटे। इसमें क्लियरेंस घटता जाता है जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती है। इसे कैपेसिटी लिमिटेड या मैकेलिस मेंटेन मेंटेन काइनेटिक भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल देख सकते हैं इथाइल अल्कोहल, फेनेटोइन, एस्पिरिन उच्च डोज में, थियोफालिन, वारफेरिन, टैल्बुटामाइड उच्च डोज में कंसंट्रेशन बहुत तेजी से बढ़ जाता है। डिस्प्रोपोर्शनेट राइज बढ़ जाता है, टॉक्सिसिटी भी इससे बढ़ जाती है इसी वजह से। कुछ दवाएं थेरेप्यूटिक रेंज में ही सैचुरेशन की तरफ जाती है। फर्स्ट ऑर्डर से जीरो ऑर्डर में बदलाव जैसे फेनेटोइन में होता है। अब देखते हैं प्लाज्मा हाफ लाइफ, ये भी काइनेटिक का हिस्सा है। तो प्लाज्मा हाफ लाइफ वह है समय है जिसमें प्लाज्मा में दवा की कंसंट्रेशन आधी हो जाती है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक में टी हाफ जो होती है वो स्थिर रहता है, डोज बढ़ने पर नहीं बढ़ता। इसका फार्मूला टी हाफ इक्वल टू 0.693 इंटू वी अपॉन सी एल। तो इसमें जो होता है डोज बढ़ने पर स्थिर रहती है। जो जीरो ऑर्डर में टी हाफ डोज के साथ बढ़ता है क्योंकि क्लियरेंस घटता है। इसका महत्व इम्पोर्टेंस क्या क्या है कि देखिए, अगर पहला टी हाफ है तो 50% दवा हटेगी प्लाज्मा से, सेकंड टी हाफ में 75% हट जाएगी, और थर्ड में टी हाफ में 87.5% हट जाएगी। चौथी से पांचवी में टी हाफ में लगभग दवा पूरी तरीके से हट जाती है, यानी कि इसका एलिमिनेशन पूरी तरीके से हो जाएगा शरीर से, नेरली कंप्लीट एलिमिनेशन हो जाएगा। क्लिनिकल टी हाफ बी बीटा फेज से ही लिया जाता है, ना कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज से। डिस्ट्रीब्यूशन अलग है और ये एलिमिनेशन से ही लिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन से इसका कोई रिलेशन नहीं होता। अब देखें रिपीटेड डोज और स्टेरॉइड डोज क्या है। तो बार बार डोज देने पर दवा बॉडी में जमा होती है
अब जब इनपुट बढ़ाओ आउटपुट हो जाता है, यानी तो स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन बनता है, सीपीएसएस बनता है। अब सीपीएसएस इक्वल टू डोज रेट अपॉन क्लियरेंस इनिशियल फर्स्ट ऑर्डर में, और ओरल डोज में डोज रेट इक्वल टू टारगेट सीपीएसएस गुणे सीएल अपॉन एफ। स्टेडी स्टेट 4 से 5 हाफ लाख में पहुंचता है, और फ्लक्चुएशन डोज इंटरवल और टी आप पर निर्भर होता है। छोटे इंटरवल होता है, कम फ्लक्चुएशन। जीरो ऑर्डर वाली दवा में डोज बढ़ाने पर सीपीएसएस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, नॉन लीनियर हो जाता है। अब देखते हैं लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज। तो लोडिंग डोज यानी कि तुरंत टारगेट कंसंट्रेशन पाने के लिए शुरुआत में बड़ी डोज दी जाती है। तो लोडिंग डोज इक्वल टू टारगेट सीपी इंटू वी अपॉन एफ। ये सिर्फ वी पर निर्भर रहता है, क्लियरेंस या टी हाफ पर नहीं। अब मेंटेनेंस डोज क्या है? तो वह डोज जो बार बार दी जाती है निश्चित अंतराल पर, जैसे रोज एक बार या 8 घंटे के पश्चात। इसका मुख्य काम एक बार टारगेट स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन हासिल हो जाने के बाद उसी स्तर को बनाए रखना, यानी कि सीपीएसएस को बनाए रखने के लिए फिर दोबारा दी जाती है। कैसे? दवा कितनी लिमिट हट रही है उतनी ही नई दवा डालकर बैलेंस बनाते हैं इस मेंटेनेंस डोज के द्वारा। इसलिए मेंटेनेंस डोज का रेट जो होता है वो बराबर होता है टारगेट सीपीएस और गुणे क्लियरेंस की। या इक्वेशन डोज रेट इक्वल टू टारगेट सीपीएस गुणे सीएल अपॉन एफ से। अगर ओरल है तो एफ से डिवाइड करके। यहाँ क्लियरेंस या टी यहाँ पर निर्भर करता है, क्लियरेंस जितना ज्यादा मेंटेनेंस डोज उतनी ही ज्यादा चाहिए। अब लोडिंग डोज मेंटेनेंस डोज का फायदा क्या है? तो लोडिंग में पहले दी जाती है, तुरंत टारगेट पर पहुंच जाती है, रैपिड थेरेप्यूटिक इफेक्ट होता है इसका। फिर मेंटेनेंस डोज दी से दवा को स्थिर रखा जाता है, यानी लंबे समय तक सुरक्षित और प्रभावी। यानी शुरुआत में लोडिंग डोज दे दी गई, उसके बाद दवा का स्थिरता बनाने के लिए मेंटेनेंस दी गई, यानी भी एक दिन के हिसाब से दी जाए या 8-8 घंटे के हिसाब से। वो मेंटेनेंस डोज उस हिसाब से किस दवा का है वो डॉक्टर सोचेगा किस हिसाब से। बिना लोडिंग के सिर्फ मेंटेनेंस से शुरू करने पर स्टेडी स्टेट में पहुंचने में 4 से 5 हाफ लाइफ लग जाती है, जो अर्जेंसी वाले केस में देरी हो सकती है। यह तरीका बहुत इस्तेमाल होता है इन दवाओं में, जैसे डाइजोक्सिन हृदय की दवा, क्लोरोक्वीन, लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड, डॉक्सीसाइक्लिन और अमियोडारोन जो एंटी आर्थमिक दवा होती है। अगर अर्जेंसी नहीं है जैसे क्रोनिक कंडीशन तो लोडिंग डोज की जरूरत नहीं, सीधे मेंटेनेंस डोज से शुरू कर सकते हैं। 60 हाफ वाली दवाओं में भी यही लागू है। यह कंसेप्ट सिर्फ लंबी हाफ लाइफ वाली दवा तक सीमित नहीं है, 60 हाफ लाइफ वाली दवाओं में भी, खासकर क्रिटिकली इल पेशेंट में आईवी देते समय ये इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं लिडोकैन का टी हाफ सिर्फ 1.5 घंटे होता है, तो कार्डियक आर्रhythmias के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला आई बोलस लोडिंग के तुरंत इफेक्ट करेगा, फिर स्लो आईवी इन्फ्यूजन या इंटरमीडिएट फ्रैक्शन डोजिंग मेंटेनेंस स्तर गिरने गिरने देते हैं, स्तर न गिरने दें। बिना लोडिंग के इन्फ्यूजन शुरू करने पर स्तर बहुत तेजी से बढ़ता है और इफेक्ट देरी से आता है। बिना लोडिंग के इंटरमीडिएट मेंटेनेंस स्तर धीरे धीरे स्टेडी तक पहुंचता है, शुरुआत में इफेक्ट कम रह सकता है। अगर ड्रग लेवल मैनेजमेंट उपलब्ध हो, पेशेंट में टारगेट सीपी ऐसे वेरीफाई कर सकते हैं। मेजर लेवल में डोज रेट एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे टीडीएम में इक्वेशन 10 इस्तेमाल करके। संक्षेप में लोडिंग तुरंत शुरू करने के लिए वी पर निर्भर करता है, मेंटेनेंस चलाने से रहने के लिए क्लियरेंस पर निर्भर करता है। यह कॉम्बिनेशन तेज इफेक्ट प्लस लंबे समय तक